नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में आयोजित युवा सिख सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी उपस्थित रहे। प्रार्थना करता हूं कि ये सेवा भाव, ये उत्तराखंड की सेवा करने का जो भाव है, समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वो संकल्प हमारा और मजबूत हो और ये सेवा भाव दिनों दिन मेरे अंदर बढ़ता रहे, जिससे मैं अपने दायित्व के साथ न्याय कर सकूं। हम सभी जानते हैं तराई की धरती, इसको आबाद करने में हमारे सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस तराई को आबाद करने के लिए कठिन परिश्रम किया। प्रथम गुरु नानक जी से लेकर दसवें गुरु सबका किसी न किसी रूप में उनके यहाँ चरण पड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिला है और उनके आशीर्वाद से ये धरती लगातार कृषि प्रधान के क्षेत्र में, आज इंडस्ट्री के क्षेत्र में, आज विकास के क्षेत्र में, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैं कहूँ मिनी भारत, लघु भारत यानी मिनी इंडिया का स्वरूप यहाँ से जो है पूरी दुनिया के अंदर जाता है, पूरे भारत के अंदर जाता है। सिख भाइयों का जो योगदान है देश के लिए, उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना नामुमकिन है। बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं कहूँ तो सिख परंपरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है, उसको जीवंत करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारी सिख परंपरा कर रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर अल्पसंख्यक विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए, जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज को भरोसा देते हुए कहा कि सरकार उनकी भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने कहा है कि ये कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जा रहा है। मतलब ये विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है पिछले 30 वर्ष पूर्व हमारे जो यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने ये शुरू किया था 18 दिसंबर को, और तब से इसे लगातार मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ ये पिछले 13 साल से, आज ये 11वां था, पिछले 10 साल हमने किया, 11वां ये था। इसमें हम बेसिकली सभी समुदाय के लोगों को राज्य सरकार द्वारा क्या योजनाएं चल रही हैं और केंद्र सरकार द्वारा क्या योजनाएं चल रही हैं, उनके अधिकार के बारे में बताते हैं। और हमने जन जानकारी अभियान भी चलाया हुआ है, तो ये हम कार्य आज किए। मतलब ये विश्व कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन की शुरुआत की है। कांग्रेस की स्थापना को इस साल 138 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने 18 साल की उम्र से ही अधिक व्यक्ति से 138, 1,338, 13,800 और 1,38,000 रुपए चंदा देने की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आर्थिक तंगी का दावा करने वाली कांग्रेस ने आगामी आम चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए देश के लिए दान नाम से अभियान की शुरुआत की है। 38वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 138 रुपये से लेकर 13,800 रुपया कार्यकर्ताओं से पार्टी फंड में योगदान करने का अनुरोध किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने विभिन्न वर्ग के कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर जिस कार्यकर्ता की जितनी सामर्थ्य होगी 138 रुपये से लेकर 13,800 तक का जो योगदान करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने हमको कहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक धनराशि हम यहाँ से एकत्र करके केंद्रीय कोष में जमा करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों में देश के उद्योगपतियों को नहीं छोड़ा, देश के व्यापारियों को नहीं छोड़ा और लगातार वो उनसे डरा धमका के उगाही करती रहती थी। आज फिर जो है
उनसे जो है चंदे के नाम पर उगाई करने का उसने निर्णय लिया है, तो उनको मुबारक हो। उनको अपनी पार्टी चलानी है। अब राज्यों से लगभग उनका सफाया हो रहा है। अब राज्य उनके पास रहने गए हैं पार्टी चलाने के लिए। उनको अब जनता के चंदे की आवश्यकता पड़ रही है, तो उनको मुबारक हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। रुड़की के हीराहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन रोड पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि दिल्ली से हरिद्वार निकाले जाने वाले हाईवे का निर्माण कार्य जारी है, जिसके लिए किसानों की जमीन अधिकृत कर गई है, पर अभी तक किसानों को उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। शादाबाद के अनाज वालों ने ली है, उसका हमें मुआवजा सही तरीके से नहीं दिया। एक प्रमुख मांग हमारी सर्विस रोड की थी, वो तो उन्होंने लिख कर दे दिया, हमें वो मान ली। लेकिन एक हमारा यह है कि किसानों की ज़मीन का हमें मुआवजा नहीं मिला और वो ज़मीन इन्होंने एक्वायर कर ली। तो हमारी एक तो मांग ये है कि जो ज़मीन इन्होंने एक्वायर कर ली उस पर कब्जा ले लिया आना चाहिए ना, उसका एक तो पैसा हमें दिया जाए जल्द से जल्द। और दूसरी बात यह है कि जो दोबारा इन्होंने अवार्ड बनाया है वो उसके बैनावा के हिसाब से, सर्किल रेट के हिसाब से जो अवार्ड बनाया वो कम बनाया है। और कामों का पहले कम था, उनका ज़्यादा कर दिया, हमारा ज़्यादा था, हमारा कम कर दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं धांधलेबाजी है। SLO ऑफिस में भ्रष्टाचार की चरम सीमा है, वहाँ भ्रष्टाचार पूरा है। उसी के हिसाब से जो ले दे दो पैसे गांव वाले उनका बढ़ा दें, जो सीधा साधा किसान है जो गांव वाले बेचारों को नहीं पता उनका कम कर दें। तो ये भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं SLO ऑफिस में चल रहा है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग ये है कि वो वहाँ से हमारे गाँव का जो मुआवजा है वो सही किसानों को दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से कि बेडगी साहिबाबाद और इससे जुड़े हुए और अपने 5-6 गांव हैं जो इस हाईवे के बनने से बहुत परेशान हैं। इन NH वालों ने इतना बड़ा घोटाला यहाँ पे कर रखा कि किसानों को मजबूर होकर यहाँ पर आज 5वां दिन धरना देते हुए हो गया। परसों कुछ अधिकारी आए थे झूठे सच्चे आश्वासन लेकर, लेकिन किसानों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी है। उन्होंने एक जो हमारी मांग थी उसको मानने का काम करा, बाकी जो हमारी मांग थी वो शेष रहेगी। हमारा कहना यह है कि जब तक हमारी एक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हम यहाँ से अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। देहरादून के ऋषि प्राणा सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया, जहां इस दौरान करीब 112 शिकायत प्राप्त हुई हैं। जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें भूमि संबंधित या बिजली पानी से जुड़ी हुई हैं। वहीं इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है ताकि शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण किया जा सके। आज जनता दरबार में कुल 112 शिकायतें आई थी और इसमें से अधिकतर शिकायतें जो हैं भूमि संबंधित विवाद से थी। कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जो सिविल प्रकृति की थी, लेकिन फिर भी जो शिकायतकर्ता है उनके द्वारा यहाँ कंप्लेंट करी गई है। तो इसमें जो संबंधित उपजिलाधिकारी और तहसीलदार हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि समस्या का यथाशीघ्र समाधान करें, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी थी जो भूमि विवाद की तो थी लेकिन वो सिविल प्रकृति की थी, वो SDM तहसीलदार से संबंधित नहीं थी। तो उनका एक तरह से मौके पर ही निस्तारण हो गया है, उनको शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया है और जिसमें कार्रवाई राजस्व विभाग के अधिकारियों के स्तर से अपेक्षित थी वो शिकायतें उनको प्रेषित कर दी गई है। वो यथाशीघ्र उसमें अपनी आख्या प्रेषित करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार की जांच और स्मार्ट सिटी के छूटे हुए विकास कार्यों को लेकर वह ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो कांग्रेस को उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। खबर देहरादून से है, जहां कुछ दिन पहले मंदिर समिति के अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर शीतकाल के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की सुरक्षा में ITBP को तैनात करने का सुझाव दिया, जिस पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ITBP की एक प्लाटून को दोनों ही धाम की सुरक्षा में लगाया गया है। इसमें प्लाटून कमांडर के साथ ही साथ 30 जवान तैनात हैं। देखिए, आप जानते हैं कि गत वर्ष केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह है उसको स्वर्ण मंडित करा लिया गया था और उसके अलावा केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान के तहत में व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। शीतकाल में भी वहाँ पर निर्माण कार्य चलते रहते हैं और उसके कारण से निर्माण कार्यों के चलते वहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बनी रहती है। निर्माण एजेंसियों से जुड़े हुए तमाम लोग, मजदूर इत्यादि भी रहते हैं। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से गत वर्ष मैंने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था
कि दोनों धामों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। और गत वर्ष प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था और दोनों धामों में आईटीबीपी, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु बहुत वहाँ पर ठंड रहती है, बर्फबारी काफ़ी होती है। खबर देहरादून से है, जहां कुछ दिन पहले मंदिर समिति के अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र भेजकर शीतकाल के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की सुरक्षा में आईटीबीपी को तैनात करने का सुझाव दिया था, जिस पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद आईटीबीपी की एक प्लाटून दोनों धाम की सुरक्षा में लग गई है। इस प्लाटून कमांडर के साथ साथ 30 जवान इसमें तैनात हैं। अगली खबर लक्सर से है। लक्सर के मौली गांव के भाकियों में भानु की मासिक पंचायत आयोजित की गई, जिसमें भाकियों भानु गुट के राष्ट्रीय महासचिव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पंचायत में संगठन के विस्तार पर भी जोर दिया गया। साथ ही किसान नेता सुभाष चौधरी को प्रदेश संगठन ने महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। सुभाष चौधरी के साथ 200 से अधिक किसानों ने भाकियों भानु की सदस्यता ली। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। अभी तक किसानों का गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया है। वहीं अभी तक बाढ़ग्रस्त किसानों को भी फसलों का मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु परिवार में एक बहुत ही कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति सुभाष चौधरी को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है और संगठन को आगे बढ़ाते हुए उसकी जो योजनाएं हैं किसान और मजदूर में काम करने की, उसको आगे बढ़ाने के लिए सुभाष को आज आगे किया गया है प्रदेश महासचिव का पद नवाज। खबर रुड़की से है, जहां जनहित दिव्यांग सेवा समिति के बैनर तले दिव्यांगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वाल्मीकि चौक से रुड़की तहसील तक रैली निकाली है। उसके बाद जनहित दिव्यांग सेवा समिति ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल गौतम ने कहा है कि सरकार दिव्यांगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर विभिन्न मांगों को लेकर आज दिव्यांगों को सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। अगली खबर रामनगर से है, जहां विश्व अल्पसंख्यक दिवस पर रामनगर कोतवाली परिसर में समाज कल्याण विभाग की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समाज से जुड़े कई लोगों ने भागीदारी करते हुए अपने अधिकारों के लिए कई जानकारियां हासिल की। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जसविंदर सिंह ने मौजूद लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि अल्पसंख्यक समाज के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने सभी लोगों से इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कानून में दिए गए अधिकारों की जानकारी देते हुए इनका लाभ लेने पर भी जोर दिया गया। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आज 28वीं खाटू श्याम संकीर्तन महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें चंडीगढ़ से मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल श्याम बाबा का गुणगान करने के लिए पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि महोत्सव में हजारों की संख्या में दूर दूर से श्याम प्रेमी पहुंचेंगे। वहीं मशहूर गायक कन्हैया मित्तल को सुनने के लिए क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नेहरू स्टेडियम में पिछले 3 दिन से लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मंडल अध्यक्ष रतन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं और आज भव्य संकीर्तन में हजारों की संख्या में श्याम प्रेमी कन्हैया मित्तल को सुनने के लिए पहुंचेंगे। हमारा बाबा है, हमारे लिए कोई भावना पांडे नहीं है, कोई विधायक नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई मुख्यमंत्री। रुड़की वासियों से यही अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके बाबा श्याम का गुणगान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो यह मंडल जो है उत्तराखंड के अंदर सबसे पहला मंडल है। 1990 में श्री श्याम सेवा मंडल स्थापित हुआ था। तब से हम जो है बाबा का जो है प्रचार जो है जगह जगह कर रहे हैं। कितने दिनों से व्यवस्था में लगे हुए हैं आप? हमें तो व्यवस्था में 2 महीने से ऊपर हो गए जो है, लेकिन जब बाबा का जो है करवा रहा है तो बस कर रहे हैं मिल करके। तो कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? 1990 में छोटा आपने कराया हुआ, लेकिन आज इस स्तर तक आप लोगों ने बढ़ाया। 1990 में जब हमने चालू किया था उस टाइम उसके रुड़की के अंदर जो है आसपास 50 परिवार जो है बाबा को जानते थे। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तराखंड में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संपन्न कराई जाएंगी, लेकिन इस बार साल 2024 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं पारदर्शिता से कराने को लेकर बोर्ड के अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्तराखंड बोर्ड के अपर सचिव विनोद प्रसाद समल्टी ने बताया है कि बोर्ड परीक्षाओं की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा साल 2024 का अवकाश कैलेंडर जारी होते ही बोर्ड परीक्षाओं की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी।
उत्तराखंड टूरिज्म और राजस एरोस्पोर्ट्स एडवेंचर के साझा प्रयास में अब जल्द ही धर्मनगरी हरिद्वार से लोग एयर सफारी का लुत्फ भी उठा सकेंगे, जिसकी शुरुआत नए साल के पहले सप्ताह में हो सकती है। जिसके विषय में राजस एरोस्पोर्ट और एडवेंचर के एमडी मनीष सैनी से अधिक जानकारी ली हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। देहरादून पुलिस ने परीक्षा देने आए उत्तर प्रदेश के एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा में अभ्यर्थी मुकेश के द्वारा पुत्र सतीश रावत के नाम पर फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर में कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय और प्राधिकरण कार्यालय को भी चेक किया। कुमाऊं कमिश्नर ने गंदगी मिलने और पार्किंग में खामियां मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था की भी सही व्यवस्था नहीं है। साथ ही कमिश्नर ने एसडीएम कार्यालय में काम करने आए लोगों से भी बातचीत की। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि लंबे समय से कुछ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आज ये छापेमारी की गई है। एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को भी सभी व्यवस्थाएं सही करने के निर्देश दिए गए। तो इसमें एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, समय समय पे ऑफिसर्स को देखा जाए, लोग समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। टाइम पे आने की तो पहली इशू है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं आजकल, इनकी सिक्योरिटी को लेके भी मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पर कि क्या पे ड्यूटीज़ हैं या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सभी दफ्तरों में रहते हैं। उसको भी मैंने उसमें यहाँ पे कमी पाई है। और ऐसे भी दिन में कुछ इंटरवल्स आ रहे हैं जिसमें कि कोई भी ऑफिस में नहीं होता, जो कि ठीक नहीं। तीसरा, जो कूड़े का निस्तारण ऑफिस का है, अंदर ही ऑफिस के अगर पड़ा हुआ ये पब्लिक ऑफिसेज हैं, तो व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। चौथा, जब कोई छुट्टी के लिए आवेदन करता है, पहली बात तो बायोमेट्रिक होना चाहिए। बायोमेट्रिक का मुझे लगता है यहाँ पे है नहीं या ख़राब हो गया होगा। लेकिन अगर बायोमेट्रिक किसी वजह से ख़राब भी होता है तो जिस भी डेट को कोई अगर छुट्टी की आवेदन करता है तो जिस तारीख को अप्लाई कर रहा है, डेट तो आखिरकार डालेगा ना कि कब अप्लाई कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।